आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की यह प्रस्तुति अतीव गंभीर है, लेकिन मूल रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है। आयुर्वेद में पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए 15 सूत्र दिए गए हैं। हितकर आहार विहार से ज्ञान, तप और योग में तत्परता तक। उसमें मध्यस्थ सूत्र है आप्तोपसेवी। आप्तोपसेवी का सरल अर्थ यह रहेगा कि अपने आप्तजनों माने परिवार के जनों के वचनों का सदैव अनुसरण करने वाला। 15 सूत्रों में ये 8वां सूत्र है। आज के ये पावन अवसर पर जन्म अष्टमी या तो कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन वो कृष्ण की चेतनता, कृष्ण का चैतन्य को रिसीव करने के लिए, चैतन्य को ग्रहण करने के लिए यह सूत्र को 70% से ज्यादा पालन करना अति आवश्यक है। आज के इस समय में ज्यादातर व्याधि अपने माता पिता के घर्षण के कारण होने की संभावना मूलभूत कारण के रूप में हो रही है। कहने का यह तात्पर्य है कि पेरेंट्स के साथ जो भी तनाव होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होती है, जो भी नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन बनती है, उसी के कारण बाद में वो इमोशनल साउंड ट्रॉमा और उसके बाद अनरिजॉल्व इश्यू के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है और कंटिन्यूली वो ही जो भी तनाव की स्थिति बनी है वो फिर से रिपीटेड हो, या तो माता पिता बीमार पड़ते हैं या तो बालक बीमार पड़ता है। अभी प्रश्न यह है कि बालक यदि जिद करे तो बालक माता पिता के वचन का अनुसरण करना है कि बालक जो बता रहे है उसको माता पिता को फॉलो करना है। माने उसका अर्थ यह रहे कि जैसा बालक का ऐसे माता पिता करे या माता पिता बोले ऐसे बालक को करना है। सरल यह रहेगा कि माता पिता जैसे कहे ऐसे बालक करे, क्योंकि माता पिता यदि बालक के जो भी कहे वो उसका पालन करेंगे और माता पिता को अनुकूल नहीं है तो उसको 3 गुना नुकसान होने की संभावना है। अपने ऋषि मुनियों ने संहिता में हर एक शब्द को स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसी संदर्भ में 15 सूत्रों में मध्यस्थ सूत्र के रूप में आप्तोपसेवी को कहा गया है। उसका मूल कारण यह है कि माता पिता की धातुओं में से ही बालक का निर्माण होता है। जिस स्ट्रक्चर के बंधारण से जो बालक बना है उसका पूरा कनेक्शन सूक्ष्म रूप से माता पिता और बालक के साथ रहता है। वो जो चेतनता रहती है, वो जो चेतना रहती है, या तो जो चैतन्य संग्रह रहता है, वो चैतन्य संग्रह यदि माता पिता और बालक के बीच में घर्षण बढ़ जाए तो कम होने लगता है और कम होने के बाद जो जैसे कोई सर्किट है उसमें शॉर्ट सर्किट होती है और ब्लास्ट हो जाता है, वैसे ही सिचुएशन अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स में होती है और वो ब्रेन का न्यूरॉन्स का डैमेज होने के बाद अपनी नर्वस सिस्टम, अपने स्पाइनल कॉर्ड के जो भी सिग्नल्स है वो सेल तक नेगेटिविटी के साथ जाते हैं। तो ये पूरी बात का सारांश यह है कि अपने शरीर का जैसे मध्य भाग है वो नाभि है और नाभि शब्द, श्वास, पाचन का अग्नि और लागनी के साथ कनेक्टेड है। तो वो पूरी जो भी साइकिक इंप्रेशंस है, साइकिक इंप्रेशंस का मीनिंग ये रहेगा जो भी सुखद या दुखद घटनाएं है उसकी जो भी भावना बनती है, जो भी उसकी छाप बनती है, उसी के आधार पर इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट होते हैं। जैसे एक वातावरण ऐसा है कि जिसमें गेस्ट घर पे आए हैं और माता पिता ने बालक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसको डांटा सबके बीच में, तो बालक के मानस पे ये नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन बन जाएगी और फिर वो कुछ दिनों के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी और बालक को माता पिता के प्रति रोष उपक खड़ा होगा तो वो फिर इमोशनल ट्रॉमा हो जाएगा। इमोशनल ट्रॉमा का मीनिंग है कि जिसमें लागनी डिस्टर्ब हो, इमोशन डिस्टर्ब हो, ऐसे साउंड का व्यवहार, ऐसी बातचीत हो जाए कि जिसमें घर्षण हो जाए और उसके बाद वो उसका परिणाम यदि सुखद नहीं आएगा तो वो अनरिजॉल्व इश्यू बन जाएगा। माने वो रिपीटेडली वही घटनाएं बनती रहेगी माता पिता और बालक के बीच में। आज के समय में अपने नजदीकी वातावरण में परिवार के जनों या तो व्यावसायिक परिवार के जनों के नजदीक में जो आप्तजन कहा गया है, जो अपने अनुकूल रहे या तो उसके साथ हमें कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा, ऐसे जो भी व्यक्ति है
उसके साथ जो भी शब्दों का व्यवहार होता है उसमें यदि असहायता या विरोधाभास के शब्दों का व्यवहार हो तो आज के समय में असहायता ज्यादा रहेगी तो वो रोमेटिज्म के बाजू व्याधि जाएगा, या विरोधाभास रहेगा तो ऑटोइम्यून कंडीशन माने अपनी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यूनिटी ही खुद का विरोध करना शुरू कर देती है, ऐसे व्याधि होना शुरू हो जाती है जिसको हम हेरिडिटरी डिसीज बोलते हैं। जैसे अपने माता पिता को डायबिटीज है या थायराइड है तो बच्चों को भी वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसी जो भी मान्यता है, शायद ये व्यक्तिगत मत है लेकिन मूलभूत रूप से ये रिसर्च आगे के समय में आ ही जाएगा कि जो भी माता पिता के द्वारा बालक में शब्द या तो दृश्य से जो बातचीत होती है उसमें जो नेगेटिव सिग्नल्स प्रिपेयर होते हैं उसी के कारण ही हेरिडिटरी डिसीज कन्वर्ट होते हैं। जैसे माता पिता ने 40 इयर्स पे डायबिटिक कंडीशन आई तो बच्चों को वो पहले से डांटना शुरू कर देते हैं, मुझे देखो ये डायबिटीज आ गया है, तुम एक्सरसाइज करो, खाने में ध्यान रखो वरना तुम्हें भी डायबिटीज आ जाएगा। उसका मीनिंग ये है वो उसको नेगेटिव सिग्नल ना देते हैं। यदि बालक सजाग है, माता पिता के प्रति आदर भाव रखता है तो नहीं आता है उनको डायबिटीज, लेकिन यदि उसका विरोधाभास हो जाए तो उस वो व्याधि भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसका पूरा यह बात का सारांश यह है कि हो सके तब तक माता पिता और बालक के बीच में जो भी संवाद होते हैं शब्द से, वाणी से या तो दृश्य से, वो पूर्ण रूप से रिदम में हो, पूर्ण रूप से पॉजिटिव इमोशन के साथ हो। महाभारत का यह दृश्य हम सब विदित है। जैसे श्री कृष्ण शयन स्थिति में अर्जुन और दुर्योधन, अर्जुन पैर पे खड़े हैं और सिर पे दुर्योधन जी खड़े हैं। स्थिति यह रहती है कि अर्जुन के पास दो विकल्प है, कौरव की सेना को पसंद करना या तो श्री कृष्ण जी को पसंद करना। अभी जो भी स्थिति है उसमें यह सिचुएशन रहेगी कि श्री कृष्ण एक मैग्नेट के रूप में है, सिर के पास दुर्योधन है जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र ही थे लेकिन उनकी वृत्ति अस्वीकार की थी। वो सब समझते थे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका जो वलन रहता था, जो एक्शन रहता था वो नेगेटिव रहता था। अर्जुन की स्थिति स्वीकार की वृत्ति के साथ थी। उसका मीनिंग ये रहता है कि उसको पता था कि जो श्री कृष्ण कहेंगे वैसे ही मुझे करना था। थोड़ी तर्क दलील करते थे लेकिन लास्ट में वो कर देते थे। पूरा ये मैग्नेटिज्म है। उसका मीनिंग ये है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उसमें यदि आयन कंटेंट रहेगा तो वो अस्वीकार की वृत्ति के घटनाएं बनाएगा, और यदि पैर के पास अर्जुन खड़े है वो स्वीकार की वृत्ति के साथ कनेक्टेड है, और यदि अपना आयन कंटेंट या तो अपनी जो सिचुएशन ब्रेन के सिग्नल्स है वो वहां पे कनेक्ट रहेंगे तो स्वीकार की घटनाएं रहेगी। उसका पूरा बात का ये सारांश हम ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि यदि माता पिता के साथ अस्वीकार की वृत्ति के साथ यदि बालक का संवाद होता है तो बालक के साथ और माता पिता के साथ व्याधि के रूप में और बाहर की फिजिकल रियलिटी के रूप में भी अस्वीकार की घटनाएं बनेगी। वो जहां भी जाएगी वहां पे उसका अस्वीकार ही होगा या तो उसका अपमान की घटनाएं बनती रहेगी। वैसा वर्षा जो भी सिचुएशन है वो स्थिति यह रहेगी, यदि स्वीकार की वृत्ति के साथ सब कनेक्टेड है तो परिस्थिति यह रहेगी उसका सम्मान की भावना भी कंटिन्यू रहेगी, माता पिता और बालक का स्वास्थ्य भी पूर्णतया स्वस्थ रहेगा। यदि वय को विभाजित करें तो 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों में, जैसे माता पिता की तब उम्र रहेगी 24 साल से 36 साल तक, तो दोनों के बीच में जो भी ट्यूनिंग का एरर आता है, जो भी घर्षण की घटनाएं बनती है, वो ज्यादातर अपने खाने की चीजों में या तो उसके व्यवहार को सिखाने की जो भी एटीट्यूड है, वलन है माता पिता के बालक के प्रति, उसमें या तो बच्चे सोते नहीं देर रात तक, या तो मोबाइल का ज्यादा यूज करते उस मैटर पे, या तो उसके अभ्यास के बात में बालक ज्यादा गंभीर होकर पढ़ाई नहीं करता, उस बात में उसका घर्षण होने की संभावना है। तो यदि बालक पूर्णतया माता पिता के संवाद को फॉलो करे, जो भी वो सजेशंस देते हैं उसको फॉलो करे, तो सभी का स्वास्थ्य सही रहेगा। उसमें करने की जरूरत इस एज ग्रुप में यह है कि माता पिता पहले से बालक को कमांड देना चाहिए, उसको पहले से सभी मैटर को क्लैरिफिकेशन, सर्जनात्मक आवृत्ति के साथ उसको क्लैरिफिकेशन देता है कि बेटा हम भोजन ये करेंगे, हमें ये कार्य करना है, माने कमांडिंग वर्क करेंगे तो बालक माता पिता के साथ पूर्णतया कनेक्ट रहने ही वाला है। एरर कहाँ आती है कि माता पिता बालक को इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब भी माता पिता बाहर के जो भी लोग हैं उसको ज्यादा महत्व देते हैं और बालक का महत्व कम हो जाता है, उसके कारण 1 से 12 साल तक के बच्चों
और माता पिता के साथ घर्षण होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी एज ग्रुप हम 12 से 24 साल तक बालक की विभाजित करें और माता की 36 से लेके 48 तक, तो इस एज ग्रुप में ज़्यादा तक बालक के हॉर्मोन्स बिल्ट होने की स्टार्टिंग फेज होती है और माता पिता के हॉर्मोन्स को डिक्रीज होने की स्टार्टिंग फेज होती है। तो इस समय में यदि माता पिता और बालक धीरज के साथ व्यवहार करें, धैर्य रखे, तो ज़्यादातर सिचुएशन फेवर में रहेगी। अभी स्थिति ये रहेगी, जैसे ही बालक और माता पिता के साथ घर्षण रहेगा कि तो बालक की मानसिकता में सबसे पहले कंपैरिजन आना स्टार्ट हो जाता है। वो कंपेयर ये करते कि मेरे मित्र के बालक के माता पिता तो उसके साथ ये सब व्यवहार करते हैं और मेरे साथ मेरे माता पिता ये व्यवहार करते हैं। ये कंपैरिजन आना इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा तनाव की सिचुएशन बनती है। इस एज ग्रुप में करना ये चाहिए कि बालक को और माता पिता को पूर्णतया एक संवादितता के रूप में, एक मित्रता के भाव से धैर्यवान होकर उसको पूरा एक शेड्यूल तैयार करना है कि हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा हेल्थ का ओरिएंटेशन, हमारा स्टडी का ओरिएंटेशन, हमारा प्रोफेशनल ओरिएंटेशन, सोशल ओरिएंटेशन, उसमें पूर्णतया कैसे हमें व्यवहार करें। जो भी सिचुएशन आगे बढ़ती जाती है उसमें मुख्य रूप से कारण तो यही बनता है कि यदि माता पिता ने धैर्य गुमा दिया और बालक को उसका एरर नहीं है तो भी डांट दिया, तो बालक के हॉर्मोन्स के स्टार्टिंग फेज होने के कारण उसको रिस्पेक्ट डाउन होने की फीलिंग अति उच्च अवस्था की हो जाती है। माने उसको ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि मेरे माता पिता मुझे डांटते रहते। यदि इस एरर को हम सॉल्व कर पाए तो 12 से 18 और 24 साल तक के जो भी बच्चों हो उसका माता पिता के साथ रिदमिक कनेक्शन कंटिन्यू रहता ही है। आगे की एज ग्रुप रहेगी संतान की, बालक की 24 से 36 और माता पिता की 48 से 60 साल तक। अभी इस ग्रुप में ज्यादातर बालक की, अपने संतान की 24 साल से लेकर 36 साल तक में सोशल और उसका प्रोफेशनल दोनों करियर स्टार्ट होने की स्थिति रहती है। उसका गृहस्थ धर्म भी शुरू होना स्टार्ट होना का शुरुआत हो जाती है और उसका अभ्यास पूर्ण होकर व्यवसाय में भी वो आगे बढ़ने के लिए वो सिचुएशन रहती है। आइडियल पोजीशन यह है कि हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता की सूचना के आधार पर उसको जो भी गृहस्थ धर्म करना है या तो उसके व्यवसाय में भी उसको एटलीस्ट एक पॉजिटिव रिएक्शन लेना है कि मैं ये कर रहा हूँ, आपको सही लग रहा है। यदि वो बच्चे, बालक माता पिता को ऐसा पूछे तो माता पिता को भी स्पष्ट बताना है कि हाँ बेटा, मुझे ज्यादा पता नहीं है लेकिन तुम जो भी करोगे वो सही करोगे, मुझे विश्वास है, तुम अच्छे से करना। या तो ये सूत्र से उसको बताने की कोशिश करनी चाहिए या तो उसको स्पष्टता बताना है कि हाँ तुम ये करो या तुम ये न करो। क्योंकि अभी स्थिति यह रहती है कि एक बार बालक को बता दिया कि तुम्हें बेटा ये करना है, तुम्हें जो करना है करो, वो फॉर्म डिसीजन नहीं देते और बाद में वही नेगेटिविटी माता पिता के मन में चली रहती है कि उसने ये निर्णय गलत लिया था, उस टाइम ये निर्णय लिया होता तो सही रहता। तो ये जो भी थॉट्स रहते हैं उसके कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस रहने की संभावना ज्यादा है, फिर वो गृहस्थ हो या तो उसका व्यवसायिक क्षेत्र हो। तो ज्यादातर पहले बालक को माता पिता की कन्विंस करना है कि मैं गृहस्थ धर्म में और व्यावसायिक रूप में आप जैसा बोलो उसे मुझे करने की कोशिश करनी है। आप एक बार मुझे सजेशंस देना, क्योंकि माता पिता की एजुकेशनल प्रॉपर है या नहीं है वो नहीं सोचना है। क्योंकि अब एक बार सोचोगे कि भारत देश में आईएएस आईपीएस के माता पिता का अभ्यास ज्यादातर, मेरा जो भी सर्वे है उसमें तो सिचुएशन ये रहेगी कि 10% से ज्यादा माता पिता अनएजुकेटेड है। जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है उसके माता पिता अनएजुकेटेड है। क्योंकि जो भी माता पिता की खुशी से निर्णय हुआ है, माता पिता ने सोचा है कि मेरा बालक यहाँ तक पहुंचे, वो माता पिता की ब्लेसिंग्स के कारण ही वो बच्चा आगे बढ़ पाता है। तो यह जो भी मूलभूत बात है उसको यह एज ग्रुप में कन्विंसिंग पावर लेके बालक यदि आगे बढ़े तो इस एज ग्रुप में पेरेंट्स का और बालक का दोनों का स्वास्थ्य सही रहता है। आगे की एज ग्रुप है 36 से लेके 48 साल तक और माता पिता की एज रहेगी मोर देन 60। अभी इस एज ग्रुप में ज्यादातर स्थिति ये रहेगी कि थर्ड जनरेशन आ जाएगी। थर्ड जनरेशन माने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चाइल्ड। उन तीनों जनरेशन का जो रिदम है उसमें ध्यान यह रखना चाहिए कि
थर्ड जनरेशन की हाजिरी में यदि माता पिता और उसका बालक माने सेकंड जनरेशन उसके बीच के जो भी संवाद होते हैं वही उसकी साइकिक इंप्रेशन बनती है। माने माता पिता जो ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में है वो अपने बच्चों को कुछ छोटी बातों में डांटे तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट आएगी उसकी थर्ड जनरेशन पे। तो अभी की जो भी सिचुएशन है उसमें केयर यह लेनी चाहिए कि ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के बीच में जितना रिदमिक कनेक्शन दिखेगा पॉजिटिवली इंटरनल एक्सटर्नल दोनों उतना ही पॉजिटिव कोलैबोरेशन रिदमिक कनेक्शन उसकी थर्ड जनरेशन में आएगी। सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि इस एज ग्रुप में माने ग्रैंड पेरेंट्स है जो वो मोर देन 60 ईयर रह गया तो उसकी हेल्थ की जो भी सजेशंस है वो सेकंड जनरेशन को नहीं देना है। माने जिस माता पिता की उम्र 36 से 48 साल तक की है और उसके माता पिता की उम्र 60 साल के ज्यादा है तो उससे हो सके तक उसकी केयर लेना है, उसका जजमेंट किए बिना उनकी सेवा करना है, सेवक के रूप में सेवा करना है। लेकिन उसको पता नहीं चलता है आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आप ये केयर नहीं करते इसके कारण आपकी हेल्थ डिस्टर्ब है, आपको ये से रहना चाहिए, आपको ये काम अभी इस एज ग्रुप में नहीं करना चाहिए, आप अभी सब छोड़ दो, आप निवृत्त हो चुके हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ये हो सके तो ही करना, आपको ये क्या करने की जरूरत थी। ये सभी संवाद है ग्रैंड पेरेंट्स माने जिनकी उम्र 60 साल के ज्यादा है उसको नासीपास कर देते, उसको फ्रस्ट्रेट कर देते और उसी के कारण 60 साल के बाद की जो भी वृद्धावस्था है उसमें दुख आना शुरू हो जाता है। तो ये इस एज ग्रुप में बालक की उम्र 36 से 48 साल तक और उसके माता पिता की उम्र 60 साल की है तो उसमें दो चीज का ध्यान रखना है। थर्ड जनरेशन की प्रेजेंट हो तब उसका व्यवहार अंदर से और बाहर से 100% पॉजिटिव रखना है। यदि माता पिता को उसके संतान को कुछ बताना है तो भी पोलाइटली और रिक्वेस्ट टोन में बताना है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि सेकंड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन माने जिसकी एज ग्रुप 60 से ज्यादा है उसको ज्यादा सजेशंस देने हैं, उसको सहायता के भाव से उसकी केयर करनी है लेकिन ज्यादा सजेशंस देना सही नहीं है। लास्ट एज ग्रुप में यह सोचे कि बालक की उम्र 60 साल से ज्यादा और माता पिता की उम्र मोर देन 80 ईयर्स। इस एज ग्रुप में ज्यादातर और हेल्थ डिस्टर्ब होने की स्थिति यह रहती है कि खुद की जो भी नेगेटिव इंप्रेशन है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, उसके कारण वो उसके नजदीक के जो भी व्यक्तियां है उसकी एरर्स देखना स्टार्ट कर देती कि हम तो छोटे थे तब ये करते थे, हम छोटे थे तब ये नहीं करते थे। तो उस फ्रेमवर्क में अन्य लोगों को बिठाने की जरूरत नहीं है। उसका मीनिंग ये है कि अपने जो भी जीवनचर्या है, जो भी निवृत्ति का समय है दोनों जनरेशन में, उसमें हो सके तब तक उसको अनुकूल क्रिएटिव एक्टिविटीज में भाग लेना है या तो उसको जो भी अनुकूल प्रवृत्ति है वो करने की सिचुएशन में रहना है। यदि यह स्थिति नहीं रहेगी और अदर पर्सन की डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी तो वो जो भी नेगेटिव साउंड ट्रॉमा क्रिएट होगा उसके कारण दोनों जनरेशन में नेगेटिव ट्रोमेटिक डिसीज कंडीशन आने की संभावना है। तो इस तरह पूरे 1 साल से लेके 60 साल तक की जो भी जनरेशन का डिवाइडेशन करके जो भी हम संवादितता के रूप में मूलभूत एरर आती है वो इस तरह हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पूरी डिस्कशन का सारांश यह रहेगा कि अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी घर्षण होता है और उसी के कारण मानस भाव की दुष्टि होती है और वो दुष्टि के कारण ही वो व्याधि का निर्माण होने की संभावना है। तो पूरा जो आप्तोपसेवी का कंसेप्ट है उसको हमें मोर देन 70% फॉलो करने की कोशिश करनी है। उससे हमारे ब्रेन में सृजनात्मक आवृत्तियाँ 70% से ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी और हमारी चैतन्यता का कंटिन्यू संग्रह रहेगा और वो चैतन्य का संग्रह हमें हमारा ओजस और तेजस प्रॉपर रूप में रखकर हमें सुख और शांति और प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। तो यह बात को ऐसे प्रस्तुत करते हुए यहीं पे हम विराम लेते हैं। आज की यह कृष्ण की चेतनता के दिन कृष्ण के चैतन्य हम सभी में सदैव प्रवाहित रहे, यही प्रकृति के पास प्रार्थना के भाव के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।